एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. दिस इज 5th लेक्चर ऑफ वेव्स, राइट. ये वेव का थ्योरेटिकली लास्ट लेक्चर है, लेकिन इसके बाद एक पीवाईक्यू सेशन हम लोग रखेंगे जिसमें हम सिर्फ पीवाईक्यू का रिग्रेस प्रैक्टिस करेंगे. आज हम बीट को समझेंगे, और बीट्स को समझने के लिए इसमें मुझे पता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि एकदम से पीवाईक्यू नहीं कराया जाता उन पर. थोड़ा सा आपको ना वो कॉन्सेप्ट जो थ्योरी पढ़ाई है वहां से क्वेश्चन एक बार लाके दिखा दें कि भाई थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है. तो आज 2 क्वेश्चन मैंने वो यू नो कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग के लिए रखे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे हैं, और एक क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू ऐड किया है. वो सिर्फ एक इसीलिए ऐड किया क्योंकि आपका अगला जो सेशन होगा वो प्रॉपर प्योरली पीवाईक्यू का होगा. कोई थ्योरी उसमें डिस्कस नहीं होगी क्योंकि मैं अभी तक आपको कराया है. मतलब आपके पास लाइक टाइम भी है, आप लोग रिवाइज कर सकते हो. ठीक है, तो चलेगा ना? Yes, ma'am. Cool, that's cool. 4th of Jan, and this is your extra session, right? We will cover beats today. काफी प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक है ये. एक मिनट, कोई बच्चा आया है. ओके. नाउ आपके साथ वेटेज हमेशा से डिस्कस होता है 1 to 3 क्वेश्चन. तो अगर मैं इसका एवरेज मान के 8 मार्क्स का इसका मतलब एक आइडिया ले लें तो 8 मार्क्स बहुत होते हैं, यानी कि लाए जा सकते हैं. और सबसे खूबसूरत बात इस चैप्टर की ये है कि ये मतलब मेजॉरिटी इसका जो है वो कॉन्सेप्ट पे है, और मतलब फॉर्मूलाज पर है. और फॉर्मूलाज याद करने आई गेस काफी बच्चों को ऐसा होता है कि भाई रट तो लेंगे ही. ठीक है, तो फॉर्मूलाज रट लोगे तो ज्यादा अच्छा है, समझ में आ जाए तो उससे तो बेहतर ही कुछ नहीं है. बट आप इसमें अच्छा खासा मार्जिन ला सकते हो, एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो. एक बार के लिए प्लीज हम लोग साथ में चेक कर लेते हैं कि हमारा कितना हो गया, कितना रह गया. आई थिंक हमने वेव मोशन कर लिया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लॉन्गिट्यूडनल, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्रांसवर्स, Yes, ma'am. स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव. Yes, ma'am. यस, कल ही की थी ना. डिस्प्लेसमेंट रिलेशन. Yes, ma'am. That's cool. Principle of superposition. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Reflection of waves. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Standing waves करी थी, और ऑर्गन पाइप्स करे थे. फंडामेंटल मोड्स भी करी थी, हार्मोनिक्स भी पढ़े थे. तो एक ही हमारा टॉपिक बचता है, एंड दैट टॉपिक इज योर बीट्स. Beats. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. उससे पहले अगर आप लोगों ने बता दिया तो अच्छी बात है, वरना मैं तो नहीं बताऊंगी आज के लेक्चर में ये वाली चीज. मुझे ऑर्गन पाइप के और स्टेशनरी वेव्स एंड स्ट्रिंग्स, सबसे पहले स्टेशनरी वेव्स एंड स्ट्रिंग्स हमने पढ़ी थी, याद हो तो ये वाली कहानी, राइट, कि ऐसे 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 जनरेट होता है. मुझे आप इसमें एनथ वाला चीज बता दीजिए कि एनथ ओवरटोन का हार्मोनिक्स के साथ क्या रिलेशन होता है. हाँ जी शिवानी, प्लीज गो अहेड. मैम मैंने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था, मुझे आज समझ आ जाएगा? कल का लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया था? हाँ, आ जाएगा. स्टैंडिंग वेव्स पढ़ी थी ना? यस मैम. दैट्स कूल. बस थोड़ा सा उसका यहाँ पे लाइक थोड़ा सा स्टार्टिंग में जिक्र है तो मैम आपको n+1 ओवरटोन. दैट्स कूल. और थोड़ा बताना इसके बारे में, लाइक मैंने सेगमेंट्स के बारे में बताया होगा. मैम n+1 सेगमेंट्स होती है, और एंटी नोड्स n+1 होते हैं, नोड्स n+2 होते हैं. ओके. क्या सब बच्चे इस बात से सहमत हैं? बोलिए. सृष्टि ने बताया है ये, राइट? इज इट ओके? इज इट करेक्ट? आज ये वाली 2 स्लाइड के डिस्कशन आप पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, आप बताइए फटाफट से कि सही है ये सारा, ये कोई चेंज है? बोलो भाई, इतनी देर में तो नोट्स चेक कर लेते हैं. सही है, ओके. जुबेर सेट, अंजुम सेट सही है. देखो भाई, अब तुम मेरी क्लास में ना ऐसे ब्लैंक रहना बंद करो, ठीक है ना? ब्लैंक मत आया करो. अगर आप क्लास ले रहे हो तो रिवाइज करके आओ, अच्छे से आओ.
वो लेक्चर वगैरह वैसे वाला नहीं चल रहा कि कथा चल रही है कि आएंगे सुनेंगे बैठेंगे और फिर चले जाएंगे। एक्टिव लर्निंग करनी चाहिए, वो आप करो। ऑर्गन पाइप में मैंने आपको बताया था कि एक होते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, जिसका एक एंड क्लोज्ड होता है, वहां पे नोट क्रिएट होती है। एक एंड ओपन होता है जहां से वाइब्रेशंस जा सकती हैं और वहां पे आपको एंटी नोट फील होता, मतलब एंटी नोट बनता है। दूसरा मैंने आपको बताया था ओपन ऑर्गन पाइप, और ओपन ऑर्गन पाइप में सिचुएशन क्या था कि दोनों साइड ही ओपन है, दोनों साइड ही एंटी नोट बनता है, ठीक है। अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप के nth ओवरटोन के लिए आप सिचुएशंस बता दीजिए। मैम क्लोज N का plus 2n one प्लस जाती है। 1 मैम 2n और plus 1 ओपन और का ओपन n के प्लस लिए 1 n+1 होते हैं। n+1 हार्मोनिक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दैट्स कूल, गुड। मैम आपने चलिए, लैप्लेस कलेक्शन भी कराई थी। यस वेरी गुड। अगर आपने बताया बताओ क्या था वो। मैम उसमें वेलोसिटी इक्वल होती है गामा p अपॉन रो अंडर रूट यस, इसमें करेक्शन वाली टर्म क्या थी, क्या करेक्ट होकर आया था? वेलोसिटी। नहीं नहीं, लाइक क्या करेक्शन ऐड किया था, किसके ऐड होने से करेक्ट हो गया था वो? मैम गामा यस, वेरी गुड। और गामा ऑफ एयर क्या बताया था मैंने आपको? 1.4। वेरी नाइस, वेरी गुड सृष्टि। आई मीन लिटरली दैट्स वेरी नाइस कि आप पढ़कर आए हो। जो बच्चा पढ़कर आता है वो अलग से मतलब हाईलाइट होकर आता है। चलिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मतलब ऐसे कोई डांट नहीं रही मैं तुम्हें, ठीक है, प्यार से बोल रही हूँ। लेट्स डिस्कस दी अनदर थिंग विच इज बीट्स। अरे मतलब ऐसे सीरियस से हो गए ना तुम। मैं डांट नहीं रही, मैं सिर्फ सजेशन दे रही थी। आज हम बीट्स पढ़ेंगे। तो बीट से वो देश, क्या अंग्रेजी बीट ऐसा कुछ याद आ रहा है तुम्हें तो गलत है। मतलब ठीक है, याद आ रहा है तो ठीक है, वो बीट आप पढ़ती हैं वो। ओह दैट्स कूल। ओके, देखो मैं आपको एक आवाज निकाल के दिखाती हूँ, और आपको पता है कि आवाजों पे मेरी ज्यादा पीएचडी है नहीं, बट स्टिल कभी ऐसी आवाज आती है, इट्स लाइक, या थैंक यू, थैंक यू। इट्स लाइक यू नो ऐसे लाइक ऐसे मुझे शर्म आ रही है वैसे गाने में, बट कभी कभी आपने सुना होगा, ऐसे आता है जैसे कि डुंग, ऐसे फील हुआ। इसमें ऐसे पूरा पूरा का पूरा आप देखो कि एक जो चीज है वो लो से ऊपर तक गई और ऊपर से नीचे आई, डुंग। स्ट्रिंग को करते हैं। ना ना, इट्स साउंड वेव में भी स्ट्रिंग हटाते हैं, स्ट्रिंग पे ट्रांसवर्स वेव बनती है, ठीक है, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे, हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो डायग्राम दिख रखा है वो आपको उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, कुछ और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिवाय एक चीज फील करो, पहले बीट को फील करो। क्या होता है कि आपकी एक ही टोन का, एक ही नोट का, एक ही जगह पर एक वॉइस आपकी लो से हाई उठती है, हाई से लो आती है, तो लगातार उसमें एम्पलीट्यूड्स चेंज हो रहे होते हैं, राइट। तो ये होती है बीट। इसमें एंटी नोट भी आप गेन करते हो, आप नोट्स गेन करते हो, ठीक है, यानी कि जहां पे बिल्कुल आपको आवाज ना है। नोट इज दैट पॉइंट ना, जीरो डिस्प्लेसमेंट वाला, और एंटी नोट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला। तो ये चीजें आती हैं आपकी बीट में। अगर आप यहाँ पे बीट का डेफिनेशन देखो तो बोला गया है बीट्स आर फॉर्म्ड बाय द सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। आप डिफरेंट डिफरेंट बुक पढ़ोगे, डिफरेंट डिफरेंट आपको वो डिफरेंस बताया जाएगा, बट ऑन एन एवरेज अपन कंसीडर कर सकते हैं कि दो वेव्स के बीच 10 हर्ट्ज का लगभग लगभग फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होना चाहिए, तो आपको वेव सुनाई दे, बीट सुनाई देगी, अदरवाइज बीट का फिर पता नहीं चलेगा। इज दैट ओके? मैम एक बार फिर से बता दो। मैं कह रही हूँ कि अगर आपने जैसे दो सोर्स हैं आपके पास, ठीक है, आपने उन दोनों सोर्स से वेव्स क्रिएट करी, दोनों वेव्स करेंगी सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन समझ में आता है ना, दो वेव्स का मिलना, यस मैम। राइट। तो अब उन दोनों वेव्स के मिलने से जो रिजल्टेंट काम होने वाला है, वो रिजल्टेंट काम ना आपका बीट कहलाता है। उस बीट में आपको ये बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, किसी में 16 हर्ट्ज, किसी में 6 से 8 हर्ट्ज, किसी में 10 हर्ट्ज। तो अपन ऑन एन एवरेज 10 हर्ट्ज को स्टैंडर्ड मानते हैं कि 10 हर्ट्ज तक का अगर दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में डिफरेंस है तो यू विल ऑब्जर्व द बीट। इसके ऊपर आपको बीट महसूस नहीं होगी, ये एक कॉन्सेप्ट है। देखो बीट का एक अच्छा फील क्या है कि आपको
एंटी नोड बहुत मस्त मिले और जो नोड मिले वो भी क्लियर मिले। तो जब ऐसे होगा ना डूम, तो ये पूरा स्टार्ट होके दैट इज अ गुड बीट। ठीक है, राइट नंदिनी Okay, ने ma'am. वो क्या है हमको बीट। ठीक है, अब देखो जब दो वेव मिलती हैं तो आपको याद है मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आपको दो चीजें बताई थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब जब कोई नंदिनी दैट्स कूल आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिले, और डिस्ट्रक्टिव जब आपको मिनिमम एम्पलीट्यूड मिले। ये सुनो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ऐसा होता है जब दो वेव्स मिलती हैं तो वो कंस्ट्रक्टिवली भी मिल सकती है, डिस्ट्रक्टिवली भी मिल सकती है। एक ही वेव एक ही पोजीशन पे मैं बात कर रही हूँ। जब भी कभी आपका फेज याद है, अगेन देखो बहुत सारी चीजें पिछली यूज होंगी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको आना चाहिए आज की डिस्कशन की बेसिक बातें समझने के लिए। तो अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाली मेरी क्लास ली है दैट्स ओके डिम्पल, आप अभी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है बच्चा। तो अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाली क्लास लिया तो मैंने आपको वहां फेज बताया था। हमारा एक फेज आया था, याद हो, डेल्टा फाई आया था, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ये तब आया था जब मैंने दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम ली थी। अगर आपको याद हो तो मैंने जो एक वेव का इक्वेशन लिखा था वो y1 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के x1 लिखा था, दूसरे का भी ओमेगा t माइनस के x2। यहां मैंने ओमेगा में डिफरेंस नहीं किया था, बट व्हाट इफ का डिफरेंस हो। यहां तो मैं बोल रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। अगर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है तब बेटा आपका जो फेज है वो टाइम डिपेंडेंट है। एक ही पोजीशन पे आप खड़े हो, आपको वहां पे ऊंचा भी सुनाई देगा, मतलब लाउड भी सुनाई देगा और मिनिमम भी सुनाई देगा। समझ में आया? डंग डंग ना, आवाज उठ के ऊपर तक भी जाएगी और नीचे भी आएगी। दैट इज द पॉइंट। पक्का समझ में आया? बीट का फील समझ में आया? अब इसको मैथमेटिकली अपन ट्रीट करते हैं। तो आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करती हूँ। इसको पहले मैं एक बार जूम कर देती हूँ ताकि आपको दिखे ये चीज। राइट, अब आप जरा इस पॉइंट को देखो। दिस इज अ लेजिट नोड, राइट? नोड है ना ये? Yes, ma'am. अब जरा इसको आप देखो कि किससे मिलकर बना है। तो देखो ये यहाँ पर ग्रेड वाली वेव का आपको क्या मिल रहा है? एंटी नोड मिल रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे ब्लू वाली वेव का आपको क्या मिला? Node. Node. तो नोड एंटी नोड ने मिलके आपको यहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट दे दिया। कहने का मतलब क्या है कि एक वेव ने बोला ऊपर चलो, दूसरी वेव ने बोला नीचे चलो, वो कहीं नहीं गया। ये रिजल्टेंट हुआ। अब आप ये देखो, ये आपका एंटी नोड है, राइट? आप ध्यान से देखो, इसका भी मैक्सिमम और इसका भी मैक्सिमम मिला। पहली वाली वेव ने भी बोला 10 ऊपर चलो, दूसरी वाली ने भी बोला वो 20 ऊपर गया। ये वाली चीज हुई। तो इस तरीके से ये जो एक है ना, ये एक चीज, दिस इज योर वन बीट। ठीक है, ये क्या हुआ आपका? वन बीट हुआ। समझ आया क्या? Yes, ma'am. ओके। अब मैंने बोला कि ब्लू वाली का फ्रीक्वेंसी ν1 है, रेड वाली का फ्रीक्वेंसी ν2 है। तो बेटा एक सेकंड के अंदर आपको जो नंबर ऑफ बीट्स मिलेंगे ना, जो नंबर ऑफ बीट्स मिलेंगे वो होंगे ν1 माइनस ν2। मैं डिफरेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है? डिफरेंस में अगर ν2 बढ़ा तो ν2 माइनस ν1, तो इसलिए मैंने मॉड्यूलस लगा दिया। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये 10 हर्ट्स है और ये 8 हर्ट्स है, तो आपको एक सेकंड के अंदर दो बीट्स ही मिलेंगी। समझ रहे हो? मैम बाकी सारी कैंसिल हो जाएंगे ना? नहीं बेटा, मतलब बीट उनका डिस्प्लेसमेंट। beat is a different thing. Beat is the result of these two मतलब superimposition of these two waves is beat. ठीक है? तो बीट में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, इसमें सिर्फ आपको वेरिएशन दिख रहा है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी का। दैट्स इट। ओके मैम। ओके, तो इसको जो बोलेंगे ना नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, और वर्ड अगर मैं लगा दूं यहाँ पे, तो बेटा ये कहलाता है बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या कहलाता है? बोलो बोलो बोलो। बीट फ्रीक्वेंसी। बढ़िया, चलिए अब बात करते हैं कि सुपर इम्पोजिशन का जिक्र तो स्टैंडिंग वेव में भी हुआ था। याद हो तो मैंने आपको बताया था स्टैंडिंग वेव की कुछ कुछ शर्तें होती हैं कि दो वेव हो, सेम एम्पलीट्यूड सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, लैम्डा सेम हो,
फ्रीक्वेंसी सेम हो, है ना, था ना ये सब चीजें। बस एक ही चीज उनमें डिफरेंट थी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो। तो स्टैंडिंग वेव और बीट में क्या फर्क है? देखो, स्टैंडिंग वेव में आपसे बोला गया था कि एक वेव ऐसे ट्रेवल करनी चाहिए, एक मिनट रुको, एक मिनट, समथिंग बीच लाइक, में मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाता है ना किसमें बेटा? बीट्स में। अभी बात करेंगे, एक सेकेंड। देखो, ऐसा कुछ था कि स्टैंडिंग वेव्स में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करें, फिर आपका ओमेगा, लैम्डा और वेलोसिटी के एम्पलीट्यूड ये सब सेम होता है, एम्पलीट्यूड भी सेम होता है, ठीक है, तभी तो आपको वो नोड एंटी नोड बहुत क्लियर मिलती है। लेकिन जब ये कहानी है स्टैंडिंग वेव की, जब आप बीट्स को पढ़ने की कोशिश करते हो तो बीट्स कहता है कि हमारे लिए वेव्स एक ही डायरेक्शन में चलनी चाहिए, पैरेलल चलनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, और इनमें फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसी वेव्स की सुपर इम्पोजिशन से बीट जनरेट होती है और ऐसी वेव्स की सुपर इम्पोजिशन से स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है, तो ये इनके बीच का एक बेसिक डिफरेंस है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज बीट्स। देखो, देखो देखो क्या देखो, मैंने कहा आपसे कि आपके पास एक वेव ये है, ऐसे जा रही है, दूसरी वेव ये है, ठीक है, y1 मैंने आपको दे दिया a साइन ओमेगा 1t, यहां पर आप ओमेगा 1 लिखना मत भूलना, ठीक है, माइनस के एक्स। अब देखो यहां पर ना मैं आपसे कहूंगी कि ये सब चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, है ना, लेकिन मैं यहाँ पे x आपके लिए सेम क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं और किसी पॉइंट की नहीं, x0 की बात करूंगी, एट x इज इक्वल्स टू 0। देखो, डिस्कशन किसी भी पॉइंट का कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास प्रिविलेज है कि ऐसे किसी पॉइंट को हटाएं जिसका कोई रोल नहीं है, बीट के केस में ओमेगा टी का रोल है, के एक्स का रोल नहीं है, ठीक है, के एक्स पार्ट डिफरेंस ला रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे चेंज बता रहा है, मुझे एक ही पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे चेंज चाहिए, समझ रहे हो, हमारा मैम ये ऑब्जेक्टिव। लाइन जो आपने बोली एक बार फिर से बताओगे? हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि हमारा बीट को डील करने का ऑब्जेक्टिव अलग है। अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यूज पर वेरिएशन चाहिए एम्पलीट्यूड का, तो आई कैन गो विद द के एक्स एक्सप्रेशन। बट अगर मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि आप मुझे ये बताओ एक ही जगह पर, एक ही जगह पर, यानी कि एक्स कांस्टेंट, एक ही जगह पर कैसे ये वेरिएशन हो रहा है उसको स्टडी करना है, तो मुझे ओमेगा टी में इंटरेस्ट होना चाहिए, ये सुनो। Yes, ma'am. तो इसीलिए मैंने बोला कि हम डील करेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 को इंट्रोड्यूस करते ही बच्चे हमारे पास से एक्स का कहानी खत्म। अब जो भी है टी को मतलब डील करना है, तो ज्यादा इजी पड़ जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेट हमें करना ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, एज पर दी योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या ऐसा लिख दूं मैं? Yes, y ma'am. प्लस y2, जरा आप इनको ऐड करो, a साइन ओमेगा 1t प्लस a साइन omega 2t. I think I should take a common and then we will have sin omega 1t plus sin omega 2t. Right, beta? बोलो बोलो बोलो। Yes, ma'am. आपको sin c plus sin d का आइडेंटिटी याद है मैथ्स वालों? Yes, ma'am. या Cos ऐसे C कैसे minus D upon 2. हाँ, मैथ्स वाली तो मैं भी हूँ। Why should I target you only? तो y आ जाएगा 2a cos omega 1 minus omega 2 divided by 2 and multiplied by t. ये हो गया cos omega t, right? मतलब cos something with t. And then we have sin omega 1 plus omega 2 by 2 multiplied by t. अभी आपको ये बहुत वियर्ड सा लग रहा होगा, बट एक काम करते हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ की वियर्डनेस खत्म करते हैं। इस चीज को बेकार में दूसरा करने की जरूरत नहीं थी, एक सेकंड रुको। हम cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी लगाएंगे।
ना ना, इस चीज को ए आर मान लो, तो ये हो जाएगा वाई ए आर साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2t। क्या ये ऑसिलेशन की इक्वेशन नहीं बन गई? एसएचएम का इक्वेशन नहीं आ गया, ए साइन ओमेगा टी। यस मैम। यानी कि जब आपने दो वेव्स को सुपर इम्पोज कराया तो उनका जो रिजल्टेंट था वो एसएचएम कर रहा था। ये जो हमने बीट्स बनाई थी, बीट्स के बीच में जो काम चल रहा था, दिस इज द एसएचएम एक्चुअली। अब आप कहोगे कि मैंने उसको ए आर क्यों बोला या कैसे ए आर बोल दिया। अब देखो मैं आपको फील कराती हूँ एक चीज, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखो बीट्स ना थोड़ा फील करने का, क्योंकि सुनाने को सिर्फ डंग यही है, ठीक है ना, थोड़ा फील करते हैं इस चीज को। ऐसा मानो कि ओमेगा 1 आपके पास लेट्स से व्हाट आपके पास ओमेगा है 90, ठीक है, 90 हर्ट्ज। ओमेगा 2 है 10 हर्ट्ज मान लेते हैं। ये चलो ओमेगा को आप 90 मान रहे हो ना, ओमेगा 1 को, ओमेगा 2 को आप मान लो 70, कोई दिक्कत? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अभी हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल कह रहा है ओमेगा 1 इज 90 हर्ट्ज, ओमेगा 2 इज 70 हर्ट्ज। अब एक बात बताओ, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कितना होगा? 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज। तो कॉस के साथ आपके पास 10 आया ना, क्योंकि 20/2 भी हो रहा है, तो यानी कि कॉस के साथ आया 10t। ये सुनो, ओके। यस मैम। अब आप जरा साइन के पास जाओ। साइन के पास क्या आया? 90 प्लस 70 विच मीन्स 160, 160/2 यानी कि 80। तो साइन का जो ओमेगा है वो बहुत ज्यादा है और कॉस का जो ओमेगा है वो बहुत कम है। इसीलिए आपके पास जो ये वाली माइनस वाली जो टर्म है ना, ठीक है, माइनस वाली जो टर्म है वो आपका एम्पलीट्यूड कंट्रोल करती है। ये आपका एम्पलीट्यूड कंट्रोल करती है। ये जहां पर आपको ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 मिला, देखो मैं साइन और कॉस से कंसर्न नहीं हूं, मैं एक जगह डिफरेंस और एक जगह एडिशन से मतलब आपको रिलेट कराना चाह रही हूँ, एसोसिएट कराना चाह रही हूँ। जहां डिफरेंस है वहां एम्पलीट्यूड कंट्रोल हो रहा है, जहां पर एडिशन है वहां पर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हो रही है, क्योंकि वो डोमिनेटिंग है फ्रीक्वेंसी के रोल में। यस और नो? मैम लेकिन नेगेटिव में एम्पलीट्यूड क्यों कंट्रोल हो रहा है? देखो इसके लिए आपको यहाँ पे वाली डायग्राम जो वहां बन रहा था वो यहाँ पे बनाते हैं। इन्होंने ये बोला, एक बात बताओ, अगर मैं इसको रिजल्टेंट वाली चीज बनाने की कोशिश करूं तो आप ध्यान से देखो, कॉस ओमेगा टी आ रहा है ना, फ्रीक्वेंसी कम है उसका। अभी फिलहाल हम कॉस वगैरह भूल जाते हैं, साइनोसोडियल का डिस्कशन करते हैं। तो एक साइन वेव कुछ ऐसा दिखता है ना, यस मैम। और ये इतना बड़ा है मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कम है भाई, इसको कंप्लीट होने में कितना कम ज्यादा टाइम लग रहा है ना, राइट? फ्रीक्वेंसी कम है, ये आपका एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो। दूसरी जो आपके पास साइन वाली वेव थी जिसमें ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 आता, वहां ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही थी, इतने ही टाइम में 90 बार उसको हो जाना है। तो ये ऐसे 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 इस तरीके से, थोड़ा गंदा बन गया, एक बार फिर से शुरू करते हैं। ये ऐसे समझ रहे हो, इस तरीके से ये एक ही जगह इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी आ गई है, और यहां होते ही फिर ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे फिर कम हो गया, मतलब एक जगह नोड क्रिएट हो गया, फिर आपका यहाँ पे एंटी नोड वगैरह की तरफ बढ़ने लगा, ये बन भी गया। ये जो अंदर की बातें हो रही है ना व्हाइट वाला, दिस इज फ्रीक्वेंसी, और ये आपका कंट्रोल कर रहा है एडिशन वाला टर्म, ठीक है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 वाला चीज। और ये जो ब्लू वाली लाइन दिखाई, अगर आप ध्यान से देखो, ये सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड वेरी करा रही है, राइट? इसीलिए मैंने बोला कि जो कम फ्रीक्वेंसी वाली चीज है वो आपकी एम्पलीट्यूड कंट्रोलर है। समझ आया? दिस इज योर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 वाला चीज। इज दैट ओके? दैट्स हाउ बीट फॉर्म्ड। अब बोलो, एक्सप्रेशन से, क्वेश्चन से चीजें क्लियर हुई क्या? बीट्स क्लियर हुआ क्या? यस मैम। पक्का?
Yes, ma'am. क्योंकि ये चीज फील होनी जरूरी है. क्वेश्चंस तो ठीक है, अभी हम कर लेंगे. एक बार फीलिंग का काम खत्म हो जाए तो फिर क्वेश्चंस पे फोकस किया जाए. चले आगे क्वेश्चन पे. ओके. इसके बाद इसमें मुझे कुछ और बताना है आपको. फ्रीक्वेंसी आ गई. अच्छा, एक चीज और बतानी है. हमारे पास जब फिजिक्स में हम चीजें डिस्कस करेंगे बीट्स को लेके, तो आपको ना एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाएगा या बोला जाएगा एक इंस्ट्रूमेंट, एंड दैट इज ट्यूनिंग फॉर्क. ठीक है. ये क्या होता है आपका? दिस इज ट्यूनिंग का स्पेलिंग क्या होता है भाई? ट्यूनिंग फॉर्क, आई गेस ये होता है. ठीक है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा एक बारी. ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है. इट्स लाइक एक सेकंड, एक सेकंड रुकना जरा. ओके, हेलो. हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो ट्यूनिंग फॉक है, एक स्टील जैसा फॉक जैसा होता है, जैसे बना हुआ है ना टोंग जैसा, ऐसा कुछ होता है. इसमें आप ऐसे मारते हो उधर से तो ऐसे वाइब्रेट करता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. सबकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है. जो आप जब ये लैब्स में डिस्कस करोगे ना, तो लैब्स में इनकी फ्रीक्वेंसी मार्क्ड होती है, मेंशन्ड होती है कि भाई इस ट्यूनिंग फॉक की 500 हर्ट्ज है, इसकी 512 हर्ट्ज है, 517 हर्ट्ज है. ऐसा करके सबका अपना ट्यूनिंग फॉक का फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होता है. इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अब इसमें दो काम होते हैं. एक होता है कि इनमें हम लोडिंग कर दें, ठीक है, और एक काम होता है कि इनमें हम स्क्रैपिंग कर दें. अब लोडिंग को आप वैक्स भी बोलते हो कि भाई हम इसको वैक्स कर देते हैं. अब ये वैक्स वो वाला नहीं है जो लड़कियां करती हैं. ये वैक्स एक अलग चीज है. मतलब कि हम इसमें वैक्स ऐड कर दें. अगर हम वैक्स ऐड कर देंगे तो उसका हम मास बढ़ा देते हैं. पहले अगर ऐसे 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 10 वाइब्रेशन कर रहा है, वो 10 बार ऑसिलेट कर रहा है, जब हम उसको वैक्सिंग कर दे, वैक्स लगा देंगे उसमें, मतलब हमने मास उस पर इंक्रीज कर दिया, मास इंक्रीज कर दिया, तो वो ऐसे छह छह कर पाएगा. पहले जो ऐसे तेज 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 10 10 कर रहा था, वो छह कर पाएगा. समझ रहे हो? 6 8 7 इस तरीके से. बट अब ऐसा भी नहीं है कि आपने वैक्स पे ऐड कर दिया है तो वो 10 हर्ट्ज से 2 हर्ट्ज पे आ जाएगा. ऐसा बोला गया है कि जब भी आप क्वेश्चंस करो तो दिमाग में एक चीज क्लियर रखो कि जो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, चाहे वो लोडिंग की बात हो या स्क्रैपिंग की बात हो, वो +-5 हर्ट्ज तक ही रेंज में रहेगा. इससे ज्यादा नहीं करोगे. ठीक है, इससे ज्यादा वाली चीज को आप अवॉइड करोगे. इज दैट ओके? पक्का? ओके. इसके अंदर दूसरी चीज ये थी कि अगर आप सोचो लोड बढ़ा रहे हो, मतलब लोड आपने मास ज्यादा कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, राइट? इस पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी और इस केस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी. कोई दिक्कत किसी को इस बात में? No, ma'am. ठीक है. आपको कोई चीज नोट वगैरह करनी हो तो बताओ, अदरवाइज हम फिर क्वेश्चंस पे चलें. Ma'am, questions करा दो. कूल. हाँ बेटा, बोलो शिवानी. मैम एक बार स्क्रिपिंग बताना. हाँ अच्छा, स्क्रैपिंग. हाँ, स्क्रैपिंग मतलब एक तरीके से पील ऑफ करना, छीलना. फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक मेटल फॉक दिया था, वो ट्यूनिंग फॉक दिया था, मैंने उसको छीलना स्टार्ट कर दिया, उसमें से मास रिमूव करना स्टार्ट कर दिया. बेसिकली स्क्रैपिंग मतलब रिमूवल ऑफ मास. तो मास अगर रिमूव कर दे तो वो और तेजी से ज्यादा फ्रीक्वेंटली वाइब्रेट करेगा कि नहीं करेगा? पहले वो ऐसे 10 10 कर रहा था, फिर मैंने मास उसका हटा दिया तो वो ऐसे 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 कर रहा है, और ज्यादा कर रहा है. समझ रहे हो? लेकिन डिफरेंस अगेन +5 तक जाना चाहिए मैक्सिमम. उससे ज्यादा ऐसा नहीं है कि अगर उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 10 है, आप मास हटा दोगे तो वो 20 पे पहुंच जाएगा. वो चीज नहीं होगी. इज दैट ओके? ओके मैम. ओके, ठीक है. तो एक बात बताओ, अगर आप, हाँ अनम, एक बार मैं लास्ट स्लाइड दिखा देती हूँ. बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट से देख लो.
एक चीज मुझे स्लाइड से और आपसे पूछनी थी, इतना नाम आप इसको नोट कर लो कि अगर एम्पलीट्यूड कंट्रोलर आपको पता चल गया कि कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू टी है, ये सुनो, ये मैक्सिमम कब होगा? जब जब ये मैक्सिमम होगा, जब ओमेगा 2 कम होगा। अच्छा नहीं है। ओके देखो, जब जब ये मैक्सिमम होगा तब तब आपको लाउड वॉइस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना? ये सुनो भाई, एम्पलीट्यूड कंट्रोलर अगर मैक्सिमम है तो Yes. एम्पलीट्यूड मस्त मिलेगा ना, तो लाउडनेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हट, एक बार रुको, मैं इस चीज को यहाँ पे लिखती हूँ। अगर आपने चीज लिख ली हो तो मैं इसको थोड़ा सा साइड करके लिखना मैम चाहती हूँ। हाँ बेटा, मैम आपने स्लाइड में क्या समझाया था? मेरा लीव हो गया था क्लास। कौन सी ये वाली स्लाइड जो मैंने अभी रफ कर रही हूँ? यस मैम। ओके, अभी बता देती हूँ दोबारा लिखते हुए। मैंने आपको बोला कि यूजुअली जो बीट्स के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट होता है ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क एक मेटल का ऐसे इसी तरीके का बना हुआ होता है, आपने देखा भी होगा। हर ट्यूनिंग फॉर्क का भगवान जी ना, एक भगवान जी से मतलब मेरा कि कोई भी लाइक नेचुरली उसका एक अपना अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। इट कुड बी 500 हर्ट्ज, इट कुड बी 512 हर्ट्ज, इट कुड बी 480 हर्ट्ज, जो कुछ भी है वो एक्सपेरिमेंटली आपको लैब में ना पता होता है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क का नेचुरल फ्रीक्वेंसी इतना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें दो काम करते हैं। या तो हम इसमें स्क्रैपिंग करते हैं, स्क्रैपिंग का मतलब मास रिमूव कर दें, उसको छील छील के पतला कर दें। तो अगर मास रिमूव होगा तो बेटा फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बढ़ जाती है। अगर हम इसमें वैक्स वगैरह लगा के मास की लोडिंग कर दें तो ज्यादा मास वाला कम फ्रीक्वेंसी से मूव कर पाएगा ना, तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये दो काम होते हैं। दूसरा जो डिस्कशन मुझे आपसे, इज दैट ओके बेटा, जिसकी लीव हुई थी क्लास? यस मैम। ओके। अब इसके अलावा जो मेरा आपसे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था वो ये था कि आप लोग ये बात समझ गए थे कि एम्पलीट्यूड कंट्रोलर इज कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू टी। मैं आपसे कह रही हूं कि जो एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम हो सकता है। जब ये मैक्सिमम होगा तब आपको लाउडनेस फील होगी ना, लाउड आवाज आएगी। और जब मिनिमम होगा तब फेड अवे हो जाएगी। राइट, यही होगा ना? Yes, ma'am. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि जब ये लाउड आवाज आ रही है, कब लाउड आवाज आएगी? तो आपको देखो सिंपल सी बात याद रखनी है कि मैम जब कॉस, ये जो थीटा नाम का आपके पास यहाँ पे इतना बड़ा लिखा हुआ है, जब ये मैक्सिमम होगा। अभी मैक्सिमम कब कब होगा सोचो। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। अब इसमें 1 माइनस 1 में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों ही एम्पलीट्यूड्स हैं, एंटी नोड्स हैं। तो 1 माइनस 1 इज जस्ट डायरेक्शन वाला थिंग। 1 और 0 ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। तो कॉस 1 कब होता है बच्चा? बच्चा बेटा बच्चा मिल जाता है, बताओ। 0 डिग्री। 0 पाई 2 पाई, सॉरी 0 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, राइट, इस तरीके से होता है। आपका 2 भी होता है, सॉरी यहाँ पे 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इस तरीके से। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ओमेगा को मैं 2 पाई न्यू लिख दूं। ओमेगा 1 एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको 2 पाई न्यू लिख सकते हैं, Yes, ma'am. तो लिख देते हैं इस तरीके से। 2 से 2 कैंसिल और पाई से सारे पाइस कट गए ये। तो आपके पास बचा ν1 माइनस ν2 मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल्स टू 0 1 2 3। अब यहां से अगर मैं निकालना चाहूं कि पहला एंटीनोड आपको कब मिलेगा, तो पहला एंटीनोड आपको 0 टाइम पे मिलेगा। दूसरा कब मिलेगा? दूसरे के लिए आपको ये सारी चीज ऐसे लिखनी पड़ेगी, 1 ν1 माइनस ν2। T3 आपको मिलेगा 2 ν1 माइनस ν2। यस और नो? हाँ, आया बेटा समझ में? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बीट फ्रीक्वेंसी बताओ, तो कैसे बताओगे? बीट फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। Yes, ma'am. तो ये होता है या तो T2 माइनस T1, या हो जाएगा ये आपका T3 माइनस T2, कुछ भी निकाल लो, आपका 1/ν1 माइनस ν2 आएगा। एक बार आप लोग प्लीज इस स्लाइड को देख लो, क्या है 1 सेकंड में बनने वाली मैक्सिमास।
मैम ये बीट फ्रिक्वेंसी में तो फ्रीक्वेंसी ऊपर आएगी ना? मैंने टाइम T2 माइनस T1। मैम एक बार फिर से बता दो हाँ बीट हाँ 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 फ्रिक्वेंसी। हाँ, नंबर ऑफ बीट्स पर, हाँ देखो बीट फ्रिक्वेंसी बिल्कुल ही ऐसे आएगी आपकी, ऐसे, और राइट। देखो बेसिकली T2 माइनस T1 ये बताएगा कि आपको कितनी देर बाद एक मैक्सिमम मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो कि वन मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड इन T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, इस तरीके से, ठीक है। तो वन मैक्सिमा आपको वन बाय न्यू वन माइनस न्यू टू पर होगा। तो अगर मैं ये पूछूं कि एक सेकंड में कितने मैक्सिमाज आपको मिलेंगे, तो दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी ना, ये आ गया इसलिए न्यू वन माइनस न्यू टू। इज दैट ओके? मैम ये 1 सेकंड के लिए बात हो रही है ना? देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट था एक मैक्सिमा कितने टाइम में आपको मिलेगा, तो T2 माइनस T1 में मिलेगा, क्योंकि पहला मैक्सिमा T1 पे मिला, T2 पे आपको दूसरा मैक्सिमा मिल रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस ही तो है जिसमें आपको एक मैक्सिमम मिला। ये यस सुनो, मैम। तो मैंने पहले लिखा वन मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड इन T2 माइनस T1 टाइम, T2 माइनस T1 इज वन बाय न्यू वन माइनस न्यू टू। नाउ द क्वेश्चन इज कि एक सेकंड में कितने मैक्सिमा मिल रहे हैं, तो आप इसको रिवर्स कर दो ना, इधर भेज दो वापस, ओके मैम। तो दैट इज योर बीट फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली आप फेड अवे वाली फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, और बेटा ये भी सेम आएगी विद द सेम कॉन्सेप्ट। बस आपको देखना है कि कॉस्ट नेगेटिव हो जाए उसमें, मतलब मिनिमम हो जाए, यानी कि जीरो हो जाए। हाँ जी बेटा। 3 सेकेंड अगर लेंगे तो यही आएगी। क्या बेटा, अगर आप T3 माइनस T2 लोगे तो मैम वो कह रही है अगर हम 3 सेकंड के हिसाब से 3 लेंगे सेकेंड तो भी सेम ही आएगी। किसके हिसाब से लेंगे, मुझे समझ नहीं आया। 3 सेकंड, जैसे हमने 1 सेकंड लिया है अच्छा ना, अगर हम 3 सेकंड। लेकिन ध्यान रखना कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंस्टेंट्स को आप लो, T3 माइनस T2 लोगे, T3 माइनस T1 में दो मैक्सिमम इन्वॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए T3 माइनस T2 लो, चाहे T4 माइनस T3 लो, कुछ भी लो, TN माइनस TN माइनस वन, समझ रहे हो, तो आपको को बीट फ्रीक्वेंसी दे देगा, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। इज दैट ओके? कूल। चलिए फिर आ जाइए क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है, जो कि 4 बीट पर सेकंड बना रहा है, ठीक है, विद अ गिटार, ऑब्वियसली क्योंकि दो ऑब्जेक्ट चाहिए ना हमें बीट के लिए। द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस 2 बीट्स पर सेकंड व्हेन टेंशन इन गिटार स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड, फाइंड द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ गिटार स्ट्रिंग। समझ में आया क्या आपको क्वेश्चन? थोड़ा बहुत। मैम नहीं आया। मैं बताती हूँ। आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है और आपके पास एक गिटार है। पहले ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल 512 है, और गिटार, इन दोनों के बीच 4 बीट पर सेकंड का आपको मतलब 4 बीट सुनाई दे रही थी एक सेकंड में, यानी कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 4 था, ठीक है। अब मैंने क्या करा, गिटार की स्ट्रिंग टाइट कर दी। अगर मैंने गिटार में टेंशन बढ़ा दी है तो बेटा फ्रीक्वेंसी भी तो बढ़ जाएगी। पहले ढीला सा पड़ा था, टिंग, आपने एकदम से टाइट कर दिया, टिंग 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 होने लगेगा उसमें, समझ रहे हो? आया समझ? यस मैम। यस। तो वो कह रहे हैं कि जब आपने टेंशन नहीं बढ़ाई थी स्ट्रिंग में, तब तो 4 बीट्स थी डिफरेंस जो था दोनों के बीच। जब आपने टेंशन बढ़ा दी तब 2 बीट्स पर फ्रीक्वेंसी, मतलब 2 बीट्स पर सेकंड रह गई। तो आप बताओ गिटार की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या थी, यानी कि इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या थी। अभी समय हो रहा है 1644, 1646 तक आप ट्राई कर लो, फिर मैं बताती हूँ। हाँ जी बेटा। मैम मुझे क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्लियर नहीं हो रही ढंग से। बेटा गिटार की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, मतलब टेंशन बढ़ाने से पहले की जो फ्रीक्वेंसी थी, वो बतानी है। इज दैट ओके कोमल? यस मैम।
हाँ जी, समय पूरा हो गया और आई थिंक 2 बच्चों का आंसर आया है। एक बार बता दो माइक ऑन करके क्या आंसर आ रहा है। ए ऑप्शन। यस 500। मैम, ए ऑप्शन आ रहा ये है। ऑप्शन। ठीक है। अब एक बार मैं आपको इसमें करने का एक थॉट प्रोसेस का तरीका बताती हूँ। ठीक है। क्वेश्चन ने हमें बोला कि जो ट्यूनिंग फॉक है उसका 512 हर्ट्ज है। ठीक है। अब यहाँ पे जो गिटार है उसको बोला कि यहाँ पे इनिशियली आपको 4 बीट्स पर सेकेंड का मतलब ये वेरिएशन मिल रहा है। तो इसका मतलब है या तो +4 होके 516 हर्ट्ज हो सकता है या -4 होके 508 हर्ट्ज हो सकता है। यस, यस मैम। है ना। तो इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो तो हो ही नहीं सकते, पहली चीज। राइट, इसमें कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि आपने टेंशन बढ़ा दिया, टेंशन बढ़ा दिया, तो अब ये तो 512 हर्ट्ज ही है, लेकिन जब आपने इधर टेंशन बढ़ा दिया तो इधर अब आपको +2 या -2 का वेरिएशन देखने मिला। तो 512 में या +2 करोगे तो 514 होता है, माइनस करोगे तो 510 होता है। अब एक बात बताओ, जब आप टेंशन बढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो 516 से तो इनमें से कोई भी बढ़ी नहीं है ना। बढ़नी मैम चाहिए, टेंशन बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। V इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, और एक V का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो √T/μ करके आया था वेव के लिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये काम तो होगा। नाउ द थिंग इज, इसे हटा देते हैं अभी क्योंकि इस जगह चाहिएगी। तो 516 से तो इनमें से कोई भी बड़ा नहीं है और फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, तो 516 आंसर नहीं होगा, इसलिए 508 आंसर होगा। एक करने का थॉट प्रोसेस, आपका आंसर सही है, आई होप इसी से आप गए होगे। ठीक है। मैम एक बार इसका मैथमेटिकल भी बता दो। देखो मैथमेटिकल चलो करेंगे, अभी मैथमेटिकल भी करेंगे जहां पे आपको मतलब मुझे बताना पड़ेगा अभी डिफरेंस वगैरह निकाल के, क्योंकि वैसे इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही करेंगे। मैथमेटिकल आप तब कर पाओगे जब आपको इक्वेशन ऑफ वेव दे रखा होगा, जो कि एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, तो मैम फिर तो एक आपको बार ऐसे ही फिर लेके से जाना बता दो पड़ेगा। इसको, जहाँ पे आपने टेंशन से बताया ना, देखो +2 और -2 के 500, बाद से। हाँ तो मैंने बोला कि टेंशन अगर आप बढ़ा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। तो अगर पहले 516 है तो अब आगे तो और ज्यादा होनी चाहिए ना, तो यहाँ तो ज्यादा है ही नहीं, कम है, तो सेंस नहीं बन रही। और 508 से दोनों ही ज्यादा है, तो इसलिए 508 हर्ट्ज है। अगर आपको ये वो दे दे कि इनिशियल 508 हर्ट्ज है, फिर 2 बीट्स पर सेकेंड टेंशन बढ़ाने के बाद हो गया है, तो भी आप बता सकते हो कि क्या होगा, 514 की 510। एक बात बताओ, 508 से 514 6 हर्ट्ज ऊपर है, और 508 से 510 2, तो इसीलिए 510 आंसर होगा। ये पॉसिबिलिटीज हैं कि ये हो सकती हैं, बट हुई क्या है वो आप ऐसे बता पाओगे। समझ में आया? थोड़ा सा सोचने का है, थोड़ा सा एप्टीट्यूड वाइज आपको इसको डील करना है, मोर देन फिजिक्स और मैथ्स। आया समझ गया? हाँ बोलो शिवानी। मैम फिर तो आंसर 510 होना चाहिए ना। बेटा वो इनिशियल पूछ रहा है, अगर फाइनल पूछता तो 510 होता। मैम एक बार आप प्लीज फिर से बता दो। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्यूनिंग फॉक का नेचुरल फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है, और आपको गिटार के साथ 4 बीट्स पर सेकंड का बीट्स मिल रही है, 1 सेकंड में 4 बीट मिल रही है। तो इसका मतलब है कि उनके बीच का जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो 4 है। तो आइदर इट कुड बी मतलब +4 और इट कुड बी -4। तो +4 करोगे तो 516 हर्ट्ज मिल रहा है, और -4 करोगे तो 508 हर्ट्ज मिल रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने जब टेंशन इंक्रीज कर दिया स्ट्रिंग का, तो हमको 2 बीट्स मिल रही हैं 1 सेकंड में, तो उस हिसाब से या तो 514 हुई होंगी या 510 हुई होंगी। इतना क्लियर है सृष्टि? यस मैम। अब एक बात बताओ, जब मैंने बोला टेंशन बढ़ाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, तो क्या 516 से बढ़कर कोई फ्रीक्वेंसी दिख रही है आपको नीचे वाले केस में? नो मैम। तो 516 आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इट इज ओनली 508। राइट? ठीक है मैम। लैग हो रहा है, देखो इधर से नेटवर्क का इशू नहीं है। क्वेश्चन 2 करो
यहाँ पे आपको दो फॉग दिए हुए हैं, ए और बी। ए का आपको इनिशियल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनिशियली आपको 4 बीट मिल रही है 1 सेकंड में। फिर आपने क्या करा, बी की आर्म को लोड कर दिया वैक्स से, और तब जाके इनकी बीट फ्रीक्वेंसी हो गई 6। यानी कि जहां पहले आपको बिना वैक्स किए 1 सेकंड में 4 बीट्स मिल रही थी, वैक्स कर देने के बाद वही डिफरेंस 6 में कन्वर्ट हो गया है। आपको बताना है बी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। क्वेश्चन समझ आया क्या? यस मैम। मैम ये दोनों की दे रखी है, ए और बी इनिशियली। बेटा जब वो बीट्स की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस दोनों का ही होगा हमेशा। ओके नहीं मैम, ये 440 वाली। नहीं नहीं नहीं, दैट इज इनिशियल फ्रीक। भाई आपसे बी की तो पूछी है उसने, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी बिफोर लोडिंग, ए की दे रखी है वो। ठीक है, फोर 52 और 53 हो रहा है, 454 तक बता दो फिर मैं बताती हूँ। हाँ जी शिवानी। मैम मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैंने तो पता नहीं क्या ही आंसर आ रहा है। भाई देखो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, ये कह रहा है कि इनिशियली 4 बीट मिल रही हैं आपको दोनों से। ठीक है, आपको इनिशियल फ्रीक्वेंसी दे रखी है ए की। अभी आपसे बोल रहे हैं कि आपने बी पर वैक्स लगा दिया है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप मास लोड करते हो तो फ्रीक्वेंसीज कम हो जाती है, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो बढ़कर 6 बीट हो गया। वो आपसे पूछ रहे हैं इनिशियल बता दो बी का। अब समझ में आया? हाँ शिवानी, हाँ मैम आ गया। चलो आ गया, ये बड़ी बात है। अब देखो इन्होंने बोला कि आपके पास ये जो ए है इसका फ्रीक्वेंसी 5 कितना था, 440। 440 हर्ट्ज है। इफ दिस इज 440 हर्ट्ज और बी आपके पास यहाँ पर है, हमको नहीं पता क्या है, बट 4 बीट्स दे रहा है ये हमें पता है। अगर ये 4 बीट्स दे रहा है सॉरी, तो या तो 444 हो सकता है या फिर आपके पास 436 हो सकता है। यही तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी। ये सुनो, यस मैम। इनिशियली पूछ रहे हैं मैम। क्या बेटा? मैम इनिशियली पूछ रहे हैं। हाँ इनिशियली पूछ रहा है तो पहले तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन अभी हमें बताना पड़ेगा ना ये इनिशियली क्या है। अब इन्होंने बोल दिया कि जब आप वैक्स लोड कर रहे हो इस पर, तो ये जो बी है ये 6 बीट फ्रीक्वेंसी 6 बीट दे रहा है। अगर ये 6 बीट दे रहा है तो 440 के हिसाब से या तो 446 हो जाएगा या 434 हो जाएगा। यस और नो? ये हो गया आपका आफ्टर वैक्स। यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो अगर आफ्टर वैक्स वाली सिचुएशन है तो एक बात बताओ, अब मेरे को इसको जज करना है। अगर मैंने इसकी वैक्स मतलब इसको लोड किया है वैक्स से, तो एक बात बताओ, मास बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी चाहिए।
अब आप कहोगे कि दोनों की दोनों फ्रीक्वेंसी इन दोनों ही फ्रीक्वेंसी से कम है, अब कैसे जज करें? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि लोडिंग और स्क्रैपिंग से जो डिफरेंस आएगा वो +-5 हर्ट्ज तक रहना चाहिए, ये थियोरेटिकली बोला गया है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, अगर मैं 444 मान के चलूं तो ये तो 2 कम है, ओके, और ये कितना कम है? 10 कम है। तो ठीक है भाई, 436 को देखो, तो 436 क्या दे रखा है आपको? एक मिनट रुको। देखो 444 नहीं हो सकता क्योंकि ये 446 ज्यादा हो गया, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है ना। 436 को अगर आप देखो, देखो ये वाले केस से, एक मिनट रुकना, आप क्या करोगे, पहले एक फ्रीक्वेंसी, अरे एक सेकंड रुको जरा, मैं इसको ड्राइंग पूरी कर दूं। द थिंग इज कि आप एक फ्रीक्वेंसी से दोनों को मैप करके देखो। जब आप 444 हर्ट्ज को कंसीडर करते हो और आप इसको मैप करके देख रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए पर यहाँ तो बढ़ रही है। फिर आपने कहा कि चलो एक बार इसको मैप करके देखता हूं। इसको मैप करोगे तो 10 हर्ट्ज का डिफरेंस आ रहा है, दैट्स वाई मैं 444 हर्ट्ज को रूल आउट कर रही हूँ और आंसर 436 हर्ट्ज हो जाएगा। समझ में आया? 436 में भी तो वो इंक्रीज हो रहा है ना बेटा 436 में जब आप 446 तक जा रहे हो तब इंक्रीज हो रहा है ज्यादा, लेकिन इससे 434 तो बहुत दूर नहीं है ना, 2 हर्ट्ज का डिफरेंस दिखा रहा है, दैट इज ये ओके। मैम लेकिन इससे पहले वाले में तो मतलब उसके पहले वाले में 446 वाले में भी तो 10 हर्ट्ज का डिफरेंस आ रहा है। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वो हर्ट्ज का डिफरेंस आएगा। तो बेटा ये भी तो दोनों नहीं होंगी ना, इनमें से भी तो एक ही होगी। पॉसिबिलिटी बताई है मैंने आपको कि +2 या -2 होगा। अब उनमें से हमें रूल आउट करना है कॉन्सेप्ट लगा के कि क्या सेट पॉसिबल है। तो 436 और 434 आंसर है। इनिशियल 436 है, फाइनल 434 है। एक बार फिर से बताऊं कि बाकी कोई क्यों नहीं होगा? यस मैम। ओके, ध्यान से सुनो। पता है ऑप्शन इजी है, बट द थिंग इज कि थोड़ा सा मतलब बस एप्टीट्यूड वाला अप्रोच मांगता है। क्वेश्चन ने हमें बोला 440 हर्ट्ज इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट यू हैव। अब उसमें 4 बीट सुनाई दे रही है, तो या तो बढ़कर 444 हो जाए, 444 हो जाए, या घटकर 436 हो जाए। दो पॉसिबिलिटी ये है, इनमें से अभी तक हमें नहीं पता है कि कौन सी पॉसिबिलिटी श्योर है, बस ये पता है कि दो पॉसिबिलिटी है। अब मैंने आपसे कहा कि जहां फ्रीक्वेंसी मुझे 6 बीट मिल रही है, यानी कि मैंने वैक्स लोड कर दिया, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई होगी बी की, तो डिफरेंस बढ़ गया, 4 से 6 हो गया। जब 4 से 6 हुआ तो अगेन डिफरेंस या तो 446 हो जाएगा या 434 हो जाएगा 440 से। ये सुनो, यस मैम। ओके। तो इस हिसाब से आप एक बात देखो, अब आप 444 उठाओ और 444 को दोनों से मैच करके देखो। जब आप 444 से 446 की तरफ बढ़े, ये तो बढ़ गया, पॉसिबल ही नहीं है। मास बढ़ने पे कम होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, हटा दो 446 को। अब आप 444 से 434 पर आए, डिफरेंस 10 हर्ट्ज का हो रहा है, ये भी अलाउड नहीं है, हटा दो 444 को ही। जब दोनों से ही मैप करने पे रिलेट नहीं हुआ तो हटाना पड़ेगा। फिर आप आ जाओ 436 में, 436 से 446 पर आए, 10 हर्ट्ज का डिफरेंस है, नहीं अलाउड है, हटा दो। बट 436 से 434 पे डिक्रीज हो रहा है, 2 हर्ट्ज डिक्रीज हो रहा है, सारी कंडीशंस वैलिड है, दैट्स व्हाई 434 इज द फाइनल फ्रीक्वेंसी आफ्टर वैक्स, और बिफोर वैक्स 436 है। इज दैट ओके नाउ? यस मैम। कूल। अब एक क्वेश्चन और कीजिएगा और उसके बाद हम क्लास, चलो इसको होमवर्क में ले लो, इसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा देंगे, ठीक है? और तभी हम नोट्स अपलोड कर देंगे। नीट 2006 का क्वेश्चन है, हमारे पीवाईक्यू की सेशन की शुरुआत इससे होगी, ठीक है? ये आपका 1 घंटे का होमवर्क है, ठीक है? एक बार समराइज कराओगे मुझे थोड़ी बातें, अगर बीट के बारे में आपको करानी हो तो किसी को यस मैम। बताओ। मैम बीट्स जो होती है वो दो सुपरपोजिशंस वेव्स जब आपस में वो होती हैं, टकराती हैं, तो उससे बनती है। ऐसे सुपर इम्पोजिशन से बनती है और दो वेव्स पैरेलली ट्रेवल करनी चाहिए। हाँ यस मैम। इनके बीच में बीट और कोई फ्रीक्वेंसी बताई थी आपने, बीट फ्रीक्वेंसी। इनके बीच में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 हर्ट्ज का। 5 हर्ट्ज ना, प्लस तो माइनस मैंने आपको नहीं,
वो मैंने आपको लोडिंग और स्क्रिप्टिंग के लिए बताया था। मैम यस हाँ डायरेक्शन यस यस। तो इनके बीच में जो डेल्टा ओमेगा है वो 10 हर्ट्ज तक जो है मैक्सिमम होना चाहिए। और इसके अलावा और मैम आपने एम्पलीट्यूड बताया था कि कॉस वाला जो फंक्शन होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। कॉस वाले ने डिफरेंस वाला, हाँ, डिफरेंस वाला। और फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर कौन सा होता है? ओमेगा 1 Fine. माइनस ओमेगा 2 ओमेगा Plus. प्लस ओमेगा 2। जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा वही फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेगा। ये कंट्रोलर की बात हो रही है, ठीक है। और कुछ बताया था मैंने आपको? ट्यूनिंग फॉर्क बताया था। ओके, ट्यूनिंग फॉर्क में मैंने आपको बताया था जब हम लोडिंग स्क्रैपिंग करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और जब हम लोडिंग करते हैं तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है। वेरी नाइस। यहाँ पे सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है यहाँ पे। हाँ जी बेटा। मिस्टेकली हो गया था। ओके ठीक है। और कोई चीज आपको अगर याद आ रही हो, बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में बता सकते हो? कितनी होती है? नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड होता है पहली बात तो। और कितना होता है ये? फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बाय सेकंड। यस नहीं, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ही होता है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। सॉरी। ठीक है, चलिए। रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड मेक अ प्रॉपर फॉर्मूला शीट, प्लीज बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सिमिलर फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट डे तो नहीं है ये, नेक्स्ट लेक्चर ही है आपका, और हम पी बाई क्यू करेंगे वेव्स के ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैम 6 बजे भी होगी ना क्लास? 7 बजे 7 बजे 7 बजे। जो 7 to 8:15 हमारी जो क्लास है तभी होगी। मैम अभी जी आपने जब बीट फ्रीक्वेंसी क्या बताई? बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ बीट्स पर यूनिट टाइम, या एक सेकेंड में प्रोड्यूस होने वाली नंबर ऑफ बीट्स। ठीक है, तो वो आपने अभी देखना कॉस के ओमेगा फैक्टर लिया से या बताया। म्यू लिया? हाँ जी बेटा। मैम आपने ओमेगा लिया या म्यू लिया? अच्छा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बताया था दो सुपर इम्पोजिंग वेव्स का। लेकिन जब बीट फ्रीक्वेंसी की बात हुई थी वो न्यू 1 माइनस न्यू 2 था, क्योंकि मैंने 2 पाई से काट दिया था सारा, पाई पाई याद हो तो आपको। मैम यस, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, जस्ट कंप्लीट द रिचुअल। बाय मैम। या बाय बाय।